नमस्कार और स्वागत है। आज हम iOS ऐप डेवलपमेंट की एक कह सकते हैं काफी उलझी हुई गुत्थी सुलझाने जा रहे हैं। हाँ, मल्टी थ्रेडिंग और कॉन्करेंसी, ये वो चीजें हैं जो अक्सर डेवलपर्स के लिए सिरदर्द बन जाती हैं। हमारे पास कुछ डेवलपर नोट्स हैं, कुछ टेक डॉक्स और कम्युनिटी चर्चाओं के भी कुछ अंश हैं। आज का मिशन है इनमें से काम की बातें निकालना, मतलब वो बातें जो ऐप्स को स्मूथ, रिस्पॉन्सिव बनाने में मदद करती हैं। बिल्कुल। मुद्दा यह है कि आजकल के ऐप्स को बैकग्राउंड में बहुत कुछ करना पड़ता है। नेटवर्क से डेटा लाना, इमेज प्रोसेस करना, कभी-कभी भारी कैलकुलेशन भी। और ये सब करते हुए यूजर इंटरफेस को फ्रीज नहीं होने देना है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो सवाल यह है कि iOS डेवलपर्स इस चुनौती से कैसे निपटते आए हैं और आज उनके पास क्या हथियार हैं। चलिए इसी को खोलते हैं जरा। बिल्कुल, और ये वाकई एक अहम सवाल है, क्योंकि एक धीमा या अटकने वाला ऐप वो यूजर को तुरंत फ्रस्ट्रेट कर देता है। हमारे पास जो सामग्री है वो दिखाती है कि कैसे एप्पल ने टाइम के साथ डेवलपर्स को बेहतर टूल्स दिए हैं। पहले वो मैनुअल थ्रेड मैनेजमेंट की जटिलताएं थी और अब स्विफ्ट की मॉडर्न सुविधाएं। तो शुरुआत कहाँ से करें? शायद ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच से। GCD सुना है, इसके आने से पहले डेवलपर्स की जिंदगी काफी मुश्किल थी। स्रोतों में क्या है इस बारे में? हाँ, GCD से पहले की दुनिया काफी अलग थी। सामग्री बताती है कि डेवलपर्स को मैनुअल रूप से थ्रेड्स बनाने और मैनेज करने पड़ते थे। अक्सर NS थ्रेड या उससे भी निचले स्तर के वो POSH थ्रेड्स होते हैं, P थ्रेड, उनका इस्तेमाल करके। इसका मतलब था कि सिंक्रोनाइजेशन, यानी ये देखना कि एक टाइम पर एक ही थ्रेड डेटा बदले, फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का खर्चा और थ्रेड्स को कब और कैसे चलाना है, शेड्यूलिंग, ये सब डेवलपर की जिम्मेदारी थी। बाप रे, ये तो काफी झंझट लगता है। बहुत ज्यादा। और इसमें गलतियां होना आम बात थी। परफॉर्मेंस बॉटलनेक, जहां कोई थ्रेड बेवजह इंतजार कर रहा हो, या डेडलॉक। हाँ, वो तो बुरा सपना है, ऐप जम जाता है पूरा। बिल्कुल, जहां दो थ्रेड एक दूसरे का इंतजार करते रह जाएं। ये सब बहुत होता था। एक दिलचस्प बात जो स्रोतों से निकल कर आती है वो ये कि GCD का सबसे बड़ा फायदा शायद सिर्फ परफॉर्मेंस सुधारना नहीं था, बल्कि डीबगिंग को आसान बनाना था। क्योंकि जब सिस्टम थ्रेड्स मैनेज करता है तो डेवलपर द्वारा मैनुअल थ्रेडिंग में की जाने वाली कई आम गलतियां वो अपने आप खत्म हो जाती हैं। अच्छा, तो ये एक बड़ा शिफ्ट था। तो GCD ने इसे असल में आसान कैसे बनाया? क्या थे इसके मुख्य हथियार? क्या बदला इसने? GCD ने कई चीजें बदली। पहला, इसने कॉन्करेंसी को सरल बनाया। डेवलपर्स को अब थ्रेड बनाने या उनके लाइफ साइकिल की चिंता करने की जरूरत नहीं। वो बस अपना काम, कोड का एक ब्लॉक या फंक्शन एक डिस्पैच क्यू में डाल देते हैं और GCD का सिस्टम बाकी सब संभाल लेता है। ओके। दूसरा, इसने प्रदर्शन को अनुकूलित किया, ऑप्टिमाइज किया। सिस्टम समझदारी से थ्रेड्स का एक पूल मैनेज करता है, ये देखते हुए कि डिवाइस में कितने कोर हैं और सिस्टम पर लोड कितना है। तीसरा, संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। GCD जरूरत के हिसाब से थ्रेड्स की संख्या बढ़ाता या घटाता है, जिससे बेवजह मेमोरी या CPU खर्च नहीं होता। और चौथा, ये कार्यों को प्राथमिकता देना आसान बनाता है, प्रायोरिटाइज करना। जैसे UI अपडेट जैसे जरूरी काम मेन क्यू पर चलते हैं, जबकि भारी काम बैकग्राउंड क्यू पर। आप इसे कोड के कामों के लिए एक स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोलर समझ सकती हैं, जो तय करता है कि कौन सी गाड़ी यानी कौन सा टास्क कब और किस लेन यानी थ्रेड पर चलेगी। ये क्यूज का कॉन्सेप्ट दिलचस्प है। आपने डिस्पैच क्यू की बात की, ये असल में है क्या? और क्या ये सब एक जैसी होती हैं या अलग अलग तरह की होती हैं? डिस्पैच क्यू GCD की बुनियाद है। बिल्कुल, ये एक कतार की तरह है जहां आप अपने काम, अपने टास्क जमा करते हैं। GCD इन क्यूज से टास्क निकालकर उन्हें अवेलेबल थ्रेड्स पर चलाता है। अब मुख्य रूप से दो तरह की क्यूज होती हैं। अच्छा। पहली है सीरियल क्यू। जैसा नाम से पता चलता है, ये एक समय में सिर्फ एक ही टास्क चलाती है। टास्क उसी क्रम में पूरे होते हैं जिस क्रम में उन्हें क्यू में डाला गया था। FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये तब बहुत जरूरी हो जाती है जब आपके पास कोई साझा संसाधन हो, कोई शेयर्ड रिसोर्स, जैसे कोई वेरिएबल या डेटा स्ट्रक्चर, जिसे आप अलग अलग थ्रेड से एक साथ बदलना नहीं चाहते। थ्रेड सेफ्टी के लिए। एग्जैक्टली। सीरियल क्यू थ्रेड सेफ्टी सुनिश्चित करने का एक आसान तरीका है। ओके। और दूसरी है कॉन्करेंट क्यू। ये एक साथ कई टास्क चला सकती हैं।
टास्क क्यू में डाले जाने के क्रम में ही शुरू होते हैं, लेकिन कौन सा कब खत्म होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ये सिस्टम पर निर्भर करता है कि कितने कोर खाली हैं, कितनी क्षमता है। ये उन कामों के लिए बेहतरीन है जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, जैसे एक साथ कई फाइल्स डाउनलोड करना या अलग-अलग डेटा सेट्स पर गणना करना। समझ गया। और क्या कोई खास तरह की क्यू भी होती हैं जिनका डेवलपर्स अक्सर इस्तेमाल करते हैं? आपने शायद मेन क्यू का जिक्र किया था, क्या वो हमेशा सीरियल होती है? हाँ, बिल्कुल। कुछ पहले से बनी हुई क्यूज भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण है मेन क्यू, और आपका सवाल सही है। ये एक सीरियल क्यू है जो हमेशा ऐप के मुख्य थ्रेड पर चलती है। इसका एक ही खास मकसद है, यूजर इंटरफेस यानी यूआई से जुड़े सारे काम इसी पर होने चाहिए। ओके। फिर आती हैं ग्लोबल क्यूज। ये सिस्टम द्वारा दी गई कॉन्करेंट क्यूज हैं जिनका इस्तेमाल बैकग्राउंड के कामों के लिए होता है। ये अलग-अलग प्रायोरिटीज मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस के साथ आती हैं, जिनकी बात हम अभी करेंगे। और हाँ, डेवलपर्स चाहें तो अपने ज़रूरत के हिसाब से कस्टम क्यूज भी बना सकते हैं, जो सीरियल या कॉन्करेंट दोनों तरह की हो सकती हैं। आपने मेन क्यू और यूआई अपडेट्स का जिक्र किया। स्रोतों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि यूआई का कोई भी काम सिर्फ मेन क्यू पर ही होना चाहिए। ये इतना सख्त नियम क्यों है भाई? ये नियम iOS डेवलपमेंट का एक समझ लीजिए गोल्डन रूल है, और इसकी वजह सीधी है। iOS का UI फ्रेमवर्क, UKit और अब SwiftUI भी वो थ्रेड सेफ नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है कि अगर आप किसी बैकग्राउंड थ्रेड से सीधे UI एलिमेंट को बदलने की कोशिश करेंगी, जैसे किसी लेबल का टेक्स्ट सेट करना, बटन का रंग बदलना या लिस्ट स्क्रॉल करना, तो नतीजा अप्रत्याशित हो सकता है। ऐप क्रैश हो सकता है, डेटा गलत दिख सकता है या स्क्रीन पर अजीबोगरीब ग्लिच आ सकते हैं। ये वो क्रैश है जिससे हर डेवलपर डरता है। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है कई बार। बिल्कुल। मेन क्यू जो हमेशा मुख्य थ्रेड पर चलती है, ये सुनिश्चित करती है कि यूआई से जुड़े सभी बदलाव एक व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से हों, सीक्वेंशियल। इससे यूआई कंसिस्टेंट और रिस्पॉन्सिव बना रहता है। इसीलिए एक बहुत आम पैटर्न है, कोई लंबा काम जैसे नेटवर्क रिक्वेस्ट बैकग्राउंड क्यू पर करो, और जब नतीजा आ जाए तो उसे यूआई पर दिखाने के लिए वापस मेन क्यू पर स्विच करो। और वो स्विच कैसे करते हैं? उसके लिए अक्सर dispatch.main.async का इस्तेमाल होता है। ये कोड ब्लॉक मेन क्यू पर असिंक्रोनसली चलता है। समझ गया। तो भारी काम जाता है बैकग्राउंड क्यू में। इसके लिए आपने ग्लोबल क्यू और क्वालिटी ऑफ सर्विस यानी QoS का जिक्र किया था। ये QoS क्या भला है और इसे सही चुनना क्यों जरूरी है? सूत्रों में कहीं बैटरी ड्रेन का भी जिक्र था इसके गलत इस्तेमाल से। क्या इसका असर इतना ज्यादा होता है? आपका सवाल बिल्कुल सही है, और हाँ, QoS का असर काफी ज्यादा हो सकता है। जब हम बैकग्राउंड काम के लिए dispatch.global इस्तेमाल करते हैं, तो हम सिस्टम को बताते हैं कि ये काम कितना जरूरी है, कितना अर्जेंट है। यही QoS है। इसके कई लेवल होते हैं। यूजर इंटरैक्टिव सबसे ऊंची प्राथमिकता, उन कामों के लिए जो सीधे यूजर के एक्शन से जुड़े हैं और तुरंत होने चाहिए, जैसे एनिमेशन या UI इवेंट का जवाब देना। यूजर इनिशिएटेड, यूजर ने कोई काम शुरू किया है और उसे तुरंत नतीजे की उम्मीद है, जैसे किसी फाइल को खोलना। यूटिलिटी, लंबे समय तक चलने वाले काम जिनका नतीजा तुरंत नहीं चाहिए, जैसे बैकग्राउंड में डेटा सिंक करना। बैकग्राउंड सबसे कम प्राथमिकता, मेंटेनेंस या क्लीनअप जैसे काम जो यूजर को सीधे प्रभावित नहीं करते। हाँ, सही QoS चुनना बेहद जरूरी है। ये सिस्टम को बताता है कि CPU, मेमोरी, IO जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे बांटना है। अगर आप किसी भारी गैर जरूरी काम को यूजर इंटरैक्टिव QoS दे देंगे तो वो UI को धीमा कर सकता है और बेवजह बैटरी खाएगा। अच्छा। हाँ, और दूसरी तरफ अगर यूजर के शुरू किए गए काम को बैकग्राउंड QoS देंगे तो यूजर को इंतजार करना पड़ेगा। तो हाँ, गलत QoS चुनना न सिर्फ ऐप के परफॉर्मेंस पर बल्कि डिवाइस की बैटरी लाइफ पर भी बुरा असर डाल सकता है, जैसा कि स्रोतों में बताया गया है। ये हाईवे की प्रायोरिटी लेन की तरह है। एम्बुलेंस, यूजर इंटरैक्टिव को हमेशा पहले जाने देना चाहिए, जबकि सामान्य ट्रैफिक, यूटिलिटी, बैकग्राउंड इंतजार कर सकता है। सही उदाहरण है। और ये एसिंक बनाम सिंक क्या है? ये कैसे तय करते हैं कि काम कब होगा? ये दो तरीके हैं जिनसे आप किसी टास्क को क्यू में डालते हैं। एसिंक मतलब असिंक्रोनस का मतलब है ये काम लो, इसे बाद में चलाना,
और मुझे तुरंत कंट्रोल वापस दे दो। आपका कोड आगे बढ़ जाता है और वो टास्क बैकग्राउंड में या मेन क्यू पर अगर वहां भेजा है अपने समय पर चलता है। ये सबसे आम तरीका है। क्यों? खासकर यूआई अपडेट और बैकग्राउंड कामों के लिए, क्योंकि ये मुख्य थ्रेड को ब्लॉक नहीं करता, जिससे ऐप रिस्पॉन्सिव रहता है। ओके। और सिंक? सिंक मतलब सिंक्रोनस का मतलब है ये काम लो, इसे चलाओ और मैं यही इंतजार करूंगा जब तक ये पूरा नहीं हो जाता। ये वर्तमान थ्रेड को तब तक रोक देता है जब तक क्यू पर भेजा गया टास्क खत्म नहीं हो जाता। इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए। क्यों? क्या खतरा है इसमें? सबसे खतरनाक है मेन क्यू पर सिंक का इस्तेमाल करना। सोचिए, आप मुख्य थ्रेड पर हैं और मेन क्यू से कहते हैं कि ये काम करो और मैं इंतजार करता हूँ। मेन क्यू तो खुद मुख्य थ्रेड पर चलती है। हाँ। तो वो काम शुरू ही नहीं कर पाएगी क्योंकि मुख्य थ्रेड इंतजार कर रहा है। अरे हाँ, ये तो डेडलॉक हो गया। एग्जैक्टली, डेडलॉक, और ऐप पूरी तरह फ्रीज हो जाएगा। सिंक का इस्तेमाल तभी करें जब आपको पक्का पता हो कि आपको इंतजार करना ही है, और वो भी आमतौर पर बैकग्राउंड क्यू पर, मेन पर नहीं। ठीक है, ये काफी स्पष्ट हुआ। अब मान लीजिए हमारे पास कई ऐसे काम हैं जो एक दूसरे से जुड़े हैं, जैसे हमें 3 अलग अलग नेटवर्क रिक्वेस्ट करनी है और जब तीनों पूरी हो जाएं तभी यूआई अपडेट करना है। जीसीडी इसमें कैसे मदद करता है? कुछ है इसके लिए? हाँ बिल्कुल, ऐसे हालात के लिए जीसीडी में डिस्पैच ग्रुप्स होते हैं। ये बहुत काम की चीज है। आप एक ग्रुप बनाते हैं, फिर हर एसिंक्रोनस टास्क शुरू करने से पहले ग्रुप को बताते हैं group.enter करके, और जब वो टास्क खत्म हो जाता है तो फिर से बताते हैं group.leave करके। फिर आप ग्रुप को कह सकते हैं कि जब सारे एंटर्ड टास्क लीव हो जाएं, मतलब सब पूरे हो जाए, तब एक खास कोड ब्लॉक चलाना है। इसके लिए group.notify इस्तेमाल होता है। अच्छा, नोटिफाई। हाँ, group.notify। ये नोटिफाई ब्लॉक एसिंक्रोनस रूप से चलता है और आप बता सकते हैं कि ये किस क्यू पर चले। अक्सर इसे मेन क्यू पर चलाते हैं ताकि आप सुरक्षित रूप से यूआई अपडेट कर सकें। ये group.wait से कहीं बेहतर है, जो थ्रेड को ब्लॉक कर देता है, नोटिफाई ब्लॉक नहीं करता। ये तो बढ़िया है। और अगर कई थ्रेड एक ही डेटा को एक्सेस कर रहे हो, जैसे कोई काउंटर बढ़ाना हो या लिस्ट में आइटम डालना हो, आपने रेस कंडीशन और थ्रेड सेफ्टी की बात की थी पहले, इसके लिए क्या उपाय हैं जीसीडी में? हाँ, रेस कंडीशन एक बड़ी समस्या है। सीरियल क्यू एक तरीका है जैसा हमने बात की, लेकिन अगर आपको कॉन्करेंट क्यू इस्तेमाल करनी है, मतलब काम पैरेलल में चलें और फिर भी सुरक्षित रूप से लिखना है, तो डिस्पैच बैरियर्स काम आते हैं। डिस्पैच बैरियर्स, ये क्या होते हैं? ये एक खास तरह का टास्क है जिसे आप एक कस्टम कॉन्करेंट क्यू में डालते हैं। ध्यान दें, कस्टम क्यू में, ग्लोबल में नहीं। ओके, कस्टम क्यू। हाँ, जब इस बैरियर टास्क की बारी आती है तो क्यू ये सुनिश्चित करती है कि उस समय उस क्यू पर कोई और टास्क ना चल रहा हो। सारे पहले वाले टास्क पूरे हो जाते हैं, फिर बैरियर टास्क अकेला चलता है, एक्सक्लूसिवली, और जब वो पूरा हो जाता है तब उसके बाद वाले टास्क फिर से कॉन्करेंटली चलने लगते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का स्टॉप साइन है बीच में। बिल्कुल, ये रीडर राइटर प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। मतलब कई रीडर एक साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन जब किसी राइटर बैरियर टास्क को लिखना हो तो उसे एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलता है। समझ गया। लेकिन ये सिर्फ कस्टम कॉन्करेंट क्यू पर काम करते हैं, ग्लोबल पर नहीं। ये ध्यान रखने वाली बात है। बिल्कुल, ग्लोबल क्यू सिस्टम द्वारा साझा की जाती हैं, सब इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उन पर बैरियर का वो मतलब नहीं बनता। बैरियर आपके द्वारा बनाई गई क्यू की इंटेग्रिटी बनाए रखने के लिए है। और संक्षेप में, डिस्पैच सोर्सेस का भी उल्लेख जरूरी है। ये सिस्टम इवेंट्स जैसे टाइमर्स, सिग्नल या फाइल में बदलाव, इनको सुनने और उन पर प्रतिक्रिया करने का एक कुशल तरीका है, सीधे डिस्पैच क्यू के साथ जुड़े हुए। तो जीसीडी काफी शक्तिशाली लगता है, लेकिन क्या यही इकलौता तरीका है? हमारे स्रोतों में एनएस ऑपरेशन क्यू का भी जिक्र था। ये कैसे अलग है जीसीडी से? नहीं, जीसीडी अकेला नहीं है। एनएस ऑपरेशन क्यू एक और मजबूत विकल्प है और काफी समय से है। ये असल में जीसीडी के ऊपर बना एक ज्यादा हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीका है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? एनएस ऑपरेशन क्यू एनएस ऑपरेशन ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करता है। हर काम एक ऑपरेशन ऑब्जेक्ट होता है। ओके, तो इसके क्या फायदे हैं? एनएस ऑपरेशन क्यू के कुछ खास फायदे हैं जो इसे कुछ स्थितियों में ज्यादा आकर्षक बनाते हैं। पहला, ऑपरेशन डिपेंडेंसीज। आप ऑपरेशंस के बीच जटिल निर्भरताएं बना सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन सी
तभी चले जब ऑपरेशन ए और ऑपरेशन बी दोनों सफलतापूर्वक पूरे हो जाए। जीसीडी में ये करना काफी मुश्किल है। दूसरा, रद्दीकरण, कैंसलेशन। आप चल रहे या कतार में लगे ऑपरेशंस को आसानी से रद्द कर सकते हैं। एनएस ऑपरेशन में इसके लिए बिल्ट इन सपोर्ट है। जीसीडी टास्क को एक बार शुरू करने के बाद रद्द करना सीधा नहीं है। तीसरा, अधिकतम समवर्ती ऑपरेशन। आप सेट कर सकते हैं कि एक क्यू में एक साथ कितने ऑपरेशन चलें। एक प्रॉपर्टी होती है मैक्स कंकरेंट ऑपरेशन काउंट। ये रिसोर्सेज को काबू में रखने में मदद करता है। और चौथा, स्थिति की निगरानी, केवीओ। आप ऑपरेशन की स्थिति, जैसे वो चल रहा है, खत्म हो गया या रद्द हो गया, इसे की वैल्यू ऑब्जर्विंग केवीओ से मॉनिटर कर सकते हैं। ये डिपेंडेंसी वाली बात तो काफी काम की लगती है। तो क्या इसका मतलब है कि जटिल कामों के लिए एनएस ऑपरेशन क्यू हमेशा बेहतर है? जरूरी नहीं, हमेशा तो नहीं कह सकते। एनएस ऑपरेशन क्यू ज्यादा नियंत्रण और फीचर्स देता है, खासकर अगर आपके पास कई चरणों वाला डिपेंडेंसी वाला वर्कफ्लो है। हाँ। लेकिन ये जीसीडी की तुलना में थोड़ा भारी भी है, मतलब इसमें थोड़ा ज्यादा ओवरहेड है। सरल हल्के कामों के लिए या जब आपको बिल्कुल लो लेवल नियंत्रण चाहिए, जीसीडी अक्सर ज्यादा तेज और कुशल होता है। तो चुनाव आपकी जरूरत पर निर्भर करता है। ठीक है, हमने जीसीडी और एनएस ऑपरेशन क्यू की बात की जो काफी समय से हैं, लेकिन शोध बताते हैं कि हाल के वर्षों में स्विफ्ट ने खुद ही इस समस्या को सुलझाने का एक नया लैंग्वेज लेवल तरीका पेश किया है। हाँ, एसिंक का वेट और एक्टर्स के साथ ये कैसे खेल बदलता है, इसमें क्या खास है? हाँ। ये स्विफ्ट 5.5 के बाद आया एक बड़ा बदलाव है और इसने कॉन्करेंसी को देखने का नजरिया बदला है। एसिंक का वेट का मुख्य लक्ष्य है एसिंक्रोनस कोड को लिखना और पढ़ना आसान बनाना। पुराने तरीकों में अक्सर वो कॉम्प्लीशन हैंडलर्स या कॉल बैक फंक्शंस की गहरी नेस्टिंग हो जाती थी। हाँ, कॉल बैक हेल। बिल्कुल वही। एसिंक कीवर्ड बताता है कि फंक्शन बीच में रुक सकता है, सस्पेंड हो सकता है, और अवेट उस जगह पर लगता है जहां फंक्शन किसी दूसरे एसिंक्रोनस काम के पूरा होने का इंतजार कर रहा है। जादू ये है कि अवेट थ्रेड को ब्लॉक नहीं करता, ये टास्क को सस्पेंड कर देता है और थ्रेड दूसरे काम के लिए फ्री हो जाता है। जब इंतजार खत्म होता है, कोड वहीं से आगे बढ़ता है। इससे कोड लगभग सीधा साधा सिंक्रोनस जैसा दिखता है, पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। ये तो बहुत बढ़िया है। और एक्टर्स ये क्या करते हैं? एक्टर्स डेटा रेस कंडीशन का एक मॉडर्न समाधान है। ये एक खास तरह के क्लास रेफरेंस टाइप है जो अपनी अंदरूनी स्थिति, मतलब प्रॉपर्टीज और डेटा को बाहरी दुनिया से बचा कर रखते हैं। एक्टर के अंदर का कोड अपनी स्टेट को सीधे एक्सेस कर सकता है, लेकिन अगर कोई बाहर से एक्टर की स्टेट को एक्सेस या मॉडिफाई करना चाहे तो उसे अवेट इस्तेमाल करना होगा। अच्छा। हाँ, एक्टर का सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि एक समय में केवल एक ही टास्क उसकी स्टेट को बदल सके। इससे लॉक्स या सीरियल क्यूज की मैनुअल जरूरत खत्म हो जाती है और कोड ज्यादा सुरक्षित बनता है। वो सिंक्रोनाइजेशन का काम एक्टर खुद कर लेता है। लेकिन क्या एक्टर्स थोड़े स्लो हो सकते हैं, जैसा कुछ डेवलपर्स फोरम में कह रहे थे? क्या ये सच है? हाँ, ये एक वैध चिंता है और इस पे चर्चा होती है। एक्टर के सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म में थोड़ा ओवरहेड हो सकता है, खासकर अगर बहुत सारे थ्रेड्स एक साथ एक्टर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हों हाई कॉन्टेंशन सिनेरियो में। लेकिन ज्यादातर मामलों में डेटा रेस से मिलने वाली सुरक्षा और कोड की जो सिंप्लिसिटी बढ़ती है, वो इस मामूली परफॉर्मेंस कीमत से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, और स्विफ्ट टीम लगातार इसे ऑप्टिमाइज भी कर रही है। इसी कड़ी में स्ट्रक्चर्ड कॉन्करेंसी भी है। ये एक तरीका है जिससे एसिंक्रोनस टास्क एक स्पष्ट पेरेंट चाइल्ड संबंध में बंधे होते हैं। अगर पेरेंट टास्क रद्द होता है तो उसके सभी चाइल्ड टास्क अपने आप रद्द हो जाते हैं। इससे एरर हैंडलिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाता है। एसिंक लेट सिंटैक्स इसी का हिस्सा है, जो एक साथ कई इंडिपेंडेंट एसिंक्रोनस काम शुरू करने और उनके नतीजों का इंतजार करने का एक साफ तरीका देता है। ओके, हमने कॉन्करेंसी और पैरेललिज्म शब्द काफी सुने हैं। क्या ये एक ही हैं या इनमें कुछ फर्क है? और वो रेस कंडीशन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, उसे सरल शब्दों में कैसे समझे? ये अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं, पर इनमें एक महत्वपूर्ण फर्क है। इसे एक बावर्ची के उदाहरण से समझते हैं। कॉन्करेंसी मतलब एक बावर्ची का एक ही समय में सब्जी काटना, सॉस उबालना और रोटी बनाना। वो एक काम से दूसरे पे तेजी से स्विच कर रहा है, जिससे लगता है सब साथ चल रहा है, भले ही एक समय में वो एक ही काम कर रहा हो।
ये संरचना के बारे में है, कई कामों को मैनेज करना। अच्छा, मैनेज करना। हाँ, और पैरेललिज्म मतलब दो या ज्यादा बावर्ची का एक साथ अलग अलग चूल्हों पर काम करना। ये वास्तविक एक साथ एग्जीक्यूशन है जिसके लिए मल्टी कोर प्रोसेसर चाहिए। कॉन्करेंट कोड पैरेलल में चल सकता है अगर हार्डवेयर हो, लेकिन जरूरी नहीं। जीसीडी और स्विफ्ट कंकरेंसी आपको कॉन्करेंट कोड लिखने में मदद करते हैं। सिस्टम तय करता है कि इसे कितने कोर पर पैरेलल में चलाना है। समझ गया। कॉन्करेंसी है डीलिंग विद मल्टीपल थिंग्स, पैरेललिज्म है डूइंग मल्टीपल थिंग्स। बिल्कुल सही। और रेस कंडीशन ये तब होती है जब दो या ज्यादा थ्रेड एक ही साझा चीज जैसे कोई वेरिएबल या फाइल को एक्सेस करते हैं और उनमें से कम एक उसे बदल रहा होते हैं। और फाइनल नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा थ्रेड कब चला, उनका एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या था। क्योंकि थ्रेड्स का क्रम तय नहीं होता, नतीजा भी अप्रत्याशित होता है, कभी सही कभी गलत, कभी ऐप क्रैश। खतरनाक। हाँ, ये कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग का सबसे आम और खतरनाक बग है। तो इससे बचने के तरीके क्या हैं? संक्षेप में फिर से बता दीजिए। जैसा हमने देखा, तरीके हैं साझा एक्सेस को सिंक्रोनाइज करना, या तो सीरियल डिस्पैच क्यू इस्तेमाल करें ताकि एक बार में एक ही एक्सेस हो, या फिर लॉक्स या सेमाफोर्स जैसे पुराने तरीके लगाएं, या फिर स्विफ्ट में एक्टर्स का उपयोग करें जो इसे स्वचालित रूप से संभालते हैं। बहुत खूब। तो जीसीडी की नींव से लेकर एनएस ऑपरेशन क्यू के नियंत्रण और स्विफ्ट की आधुनिक सुविधाओं तक आईओएस डेवलपर्स के पास ऐप्स को तेज और स्मूथ रखने के लिए कई ताकतवर औजार हैं। इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? क्या टेक अवे है? हो या स्विफ्ट कॉन्करेंसी, उसका चुनाव आपकी खास जरूरत पर निर्भर करता है। क्या आपको सरलता चाहिए, जटिल निर्भरताएं मैनेज करनी है, या मॉडर्न स्विफ्ट का फायदा उठाना है? लेकिन सबसे जरूरी सिद्धांत वही रहते हैं। मेन थ्रेड को हमेशा यूआई के लिए खाली रखें, ब्लॉक न करें, भारी काम बैकग्राउंड में करें, और साझा डेटा तक पहुंच को सावधानी से मैनेज करके रेस कंडीशन से बचें। यही स्थिर और भरोसेमंद ऐप्स की कुंजी है। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे फोन और टैबलेट में सीपीयू कोर की संख्या बढ़ रही है, अब तो 8-10 कोर आम हो रहे हैं। क्या भविष्य में ऐप डेवलपमेंट का फोकस सिर्फ कॉन्करेंसी मतलब टास्क मैनेज करने से हटकर असली पैरेललिज्म यानी एक साथ कई कोर का फायदा उठाने पर ज्यादा शिफ्ट होगा? क्या हमें कोड इस तरह से लिखना सीखना होगा जो स्वाभाविक रूप से मल्टी कोर आर्किटेक्चर का बेहतरीन इस्तेमाल कर सके? इस पर विचार जरूर किया जा सकता है।